हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागतम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म अचीवर्स एकेडमी पे। चलिए, तो एक ओलंपिक वाली वीडियो हमने लास्ट करी थी, लास्ट यूट्यूब पे ओलंपिक वाली वीडियो डाली थी और काफी बच्चों का ये कमेंट था कि सर आपका अपना यूट्यूब चैनल कौन सा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज से या अभी से ही मैं और निशा मैम साथ में मिलकर अचीवर्स एकेडमी ऐप पे काम कर रहे हैं, यानी यही मेरा यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल और यहीं पे हम काम करेंगे। लास्ट हमने एक रैंडम टॉपिक उठाया था, लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं बच्चे, आज हम सभी एक डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे और वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, वो डिस्ट्रिक्ट मैं स्टार्ट करना चाहूंगा अपने होम टाउन से ही, अपने होम टाउन से यानी पानीपत से ही मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। और आज हम पानीपत डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। कोशिश रहेगी कि जितना भी पोर्शन यूट्यूब पे कराया जाए उसमें से कुछ भी चीज ऐसी ना बचे जो हम अटेम्प्ट ना कर पाए, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटे। डिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं पानीपत, और ये किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो ग्राम सचिव हो, पटवारी, कैनाल पटवारी, एचटेट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, क्योंकि उम्मीद है पानीपत से एक क्वेश्चन जरूर ही पूछ लिया जाएगा, है ना। चलिए, बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्ट्रिक्ट कौन सा करने जा रहे हैं, पानीपत डिस्ट्रिक्ट हम करने जा रहे हैं, है ना। पानीपत डिस्ट्रिक्ट हम करेंगे बच्चे। और जितने भी, देखो आप सभी को पता है हमारे आने वाले एग्जाम्स हैं, उनमें पानीपत डिस्ट्रिक्ट से, जैसे ग्राम सचिव वाला एग्जाम है, मतलब इकट्ठा एग्जाम जो होगा ग्राम सचिव, पटवारी और कैनाल पटवारी का, इसके अलावा एचटेट का एग्जाम आपका होने वाला है ना। फिर जनवरी में स्क्रीनिंग का, फिर सीईटी का एग्जाम आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस डिस्ट्रिक्ट से सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि इस डिस्ट्रिक्ट से एक क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में जरूर आ जाएगा। तो यहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे। चलो, पानीपत डिस्ट्रिक्ट लिखना, पानीपत। और जो जो मुझसे पढ़ चुका है तो सभी को पता है कि एक एरिया पहले लिख दिया है, चलो अच्छी बात है। एक पैटर्न है अपना हर चीज को करने का, कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का पहले कब वो बना है, क्या क्या उसके उपनाम है यानी अदर नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पुराना नाम क्या है, किसके नाम पे वो डिस्ट्रिक्ट बना है, फिर उस डिस्ट्रिक्ट के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर तहसील, यानी बेसिक डाटा हम लिखते हैं, एरिया पॉपुलेशन। तो सबसे पहले बेटे बात है पानीपत की उत्पत्ति की, तो 1 नवंबर 1989 को, 1 नवंबर 1989 को, 1989 को पानीपत जो है करनाल से अलग होकर बना है, करनाल से अलग होकर बना। आपको मैं बता दूं कि क्रिप जो मैंने आप सभी को बताया है, क्रिप, KRYP, क्रिप यानी कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत, ये चारों ही डिस्ट्रिक्ट 1 नवंबर 1989 को बने। लेकिन बेटे हरियाणा के इतिहास में एकमात्र जिला ऐसा है, पानीपत ही एकमात्र ऐसा जिला है जो कि कितनी बार बना है, 2 बार बना है। कितनी बार बना है बच्चे, 2 बार बना है। 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग होकर पानीपत एक अलग जिला जरूर घोषित कर दिया गया, लेकिन 24 जुलाई 1991 को वापस इसको करनाल में मिला दिया गया, है ना। 24 जुलाई, शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टली डेट्स लिख देता हूं, 24 जुलाई 1991, 1991 को अगेन मर्ज्ड इन करनाल, वापस करनाल में मिला दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर से अगले ही वर्ष नए साल पे पहली ही तारीख को, मैं कह रहा हूं 1 जनवरी 1992, 1992 को अगेन सेपरेटेड यानी दोबारा अलग कर दिया गया, अगेन सेपरेटेड, दोबारा अलग कर दिया गया एज पानीपत, नया जिला बना दिया गया पानीपत। तो ये एकमात्र जिला ऐसा है बेटे, हरियाणा के जिलों के इतिहास में एकमात्र जिला ऐसा है जो कि कितनी बार बना है,
एक बार नहीं बना है, 2 बार बना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एकमात्र जिला, एकमात्र जिला जो कि कितनी बार बना है? एकमात्र जिला जो 2 बार बना है। हरियाणा में एकमात्र जिला जो 2 बार बना है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है बेटे। ये प्रीवियस ईयर में ये चीज पूछी भी जा चुकी है बेटे। किसके नाम पे बसा है ये? पानीपत की मान्यता ये है कि पाणिनि ऋषि, पाणिनि ऋषि के नाम पे बसा है। अष्टधाई वेदों के ज्ञाता है ये पाणिनि ऋषि। और पाणिनि ऋषि के नाम पर, यहां तक कहानी ओके है। ये नेक्स्ट पॉइंट है बेटे, पाणिनि ऋषि के नाम पर बसा है पानीपत। पाणिनि ऋषि जो है अष्टधाई वेदों के ज्ञाता थे। और बेटे यदि बात करूं मैं इसके पुराने नाम की, ओल्ड नेम ऑफ पानीपत, पुराना नाम, पुराना नाम क्या है पानीपत का? तो हम सभी को पता है क्या है? पानप्रस्थ, पानप्रस्थ। और ये कहानी लगभग सभी को पता होगी। जी बिल्कुल, ये कहानी सभी को पता होगी कि पांडव जब वनवास आ रहे थे तो कौरवों से कहा था सिर्फ 5 गांव हमें दे दो और हम अपना काम चला लेंगे भाई, अपना गुजारा कर लेंगे। बोले कौन कौन से? तो उस समय पहला नाम उन्होंने लिया था पानीपत का, जिसका उस समय नाम क्या था? पानप्रस्थ था। फिर बोले एक सोनीपत हमें दे दो, सोनीपत हमें दे दो। और सोनीपत का नाम क्या था? सोनप्रस्थ। फिर कहते कि हमें बागपत दे दो, उस समय नाम था बागप्रस्थ, जो कि आज के दिन यूपी में पड़ता है। फिर कहते हैं फरीदाबाद का गांव एक तिलपत, जो उस समय नाम था तिलप्रस्थ। और लास्ट में कहते भाई सिर्फ दिल्ली दे दो, हम अपना काम चला लेंगे, यानी उस समय नाम था इंद्रप्रस्थ। ये 5 गांव मांगे थे, लेकिन कौरवों ने क्या जवाब दिया था कि एक फूटी कौड़ी भी आपको नहीं मिलेगी। तो बेटे पुराना नाम जो है ना पानीपत का, वो क्या है? पानप्रस्थ है। और यदि मैं बात करूं पानीपत के उपनाम, अदर नेम्स ऑफ पानीपत, पानीपत के उपनाम, अदर नेम्स ऑफ पानीपत, तो बेटे इसमें सबसे पहले मैं कहूंगा ग्लोबल टेक्सटाइल हब। नाम काफी है, लेकिन सिर्फ उतना ही लिखवा रहा हूं जितना कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ग्लोबल टेक्सटाइल हब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप सभी को पता है, धागे या कपड़े से रिलेटेड काम सबसे ज्यादा कहां पे है? धागे या कपड़े से रिलेटेड काम किस जिले में सबसे ज्यादा है बेटे? पानीपत में। इसलिए ग्लोबल टेक्सटाइल हब कहा जाता है। और ग्लोबल टेक्सटाइल हब है, ग्लोबल यानी वैश्विक तौर पे बेटे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट केंद्र है। एक्सपोर्ट हाउस जो है सबसे ज्यादा है पानीपत में। इंडियन आर्मी के 70 से 75% कंबल भी पानीपत से बनते हैं। अगर आपसे पूछे ना टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहां पे है, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहां पे है, तो आप क्या बोलोगे? टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट जो है वो भिवानी में है। टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहां पे है बेटे? टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भिवानी में है। अगर आपको बोले ग्लोबल टेक्सटाइल हब कौन सा है, तो तब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बेटे? पानीपत है। इसके अलावा पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब भी कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल हब ऑफ हरियाणा, पेट्रोकेमिकल हब ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है बेटे पानीपत को। ऐसा क्यों है पेट्रोकेमिकल हब ऑफ हरियाणा के नाम से? जी वेरी गुड मॉर्निंग। पेट्रोकेमिकल हब ऑफ हरियाणा के नाम से क्यों जाना जाता है? कुछ ना कुछ पेट्रोल से रिलेटेड और कुछ ना कुछ केमिकल से रिलेटेड होगा, तभी जाना जाता है। और बेटे ये क्या है या क्या नहीं है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट चलेगा अभी हमें समझ में आ जाएगा कि इसे इस नाम से क्यों जाना जाता है ना। इस नाम को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। बढ़ते हैं आगे अपने बेसिक डाटा पे। तो लिख लीजिएगा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पूरे हरियाणा में कितने हैं? टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पूरे हरियाणा में कितने हैं बेटे? हरियाणा में यदि बात करूं मैं, इनकी संख्या कुल 44 है, 44 है। हरियाणा में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की संख्या कितनी है बेटे? 44 है, 44 है। सभी के सभी किसके अंडर आते हैं? सारे के सारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स किसके अंडर आते हैं बेटे? हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं।
हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर ही सारे के सारे पर्यटन केंद्र आपके आते हैं हरियाणा के। और बच्चे है पानीपत में कौन सा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है? अच्छा, एक और खास बात बता दूं कि सभी का नाम जो है पक्षियों के नाम पे है। हरियाणा के सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का नाम किसके नाम पे है? पक्षियों के नाम पे है। तो बेटे पानीपत में कौन सा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है? पानीपत बस स्टैंड से और आप करनाल की साइड अगर अप्रोच करो, मतलब टोल की साइड चलो, तो पानीपत का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? स्काई लार्क टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। स्काई लार्क टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहां पे है बेटे? पानीपत में है। पानीपत में कौन सा है? स्काई लार्क टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन पानीपत की ही तहसील और खंड भी पड़ता है, ब्लॉक भी पड़ता है समालखा। तो पानीपत के समालखा में याद रखेंगे, पानीपत के समालखा में कौन सा है? ब्लू जे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। पानीपत के समालखा में ब्लू जे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है। इसको चाहो तो लिख लेना, ये समालखा में है। पानीपत में कितने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हो गए? 2। एक तो प्रॉपर पानीपत में है, एक पानीपत के समालखा में। और अब मैं बात करता हूं बेटे तहसील की, कि पानीपत में कितनी तहसील है। पानीपत में कितनी तहसील है ना? तो बच्चे पानीपत में 5 तहसील हैं। पानीपत में कितनी? 5 तहसील हैं। और वो कौन कौन सी है? कौन कौन सी? सबसे पहले तो मैं यही लिख रहा हूं, पानीपत। पानीपत ही तहसील हो गई बेटे। फिर मैंने आपको बताया है समालखा भी पानीपत की तहसील है, समालखा। चलो इसको रब करके एक बार लिख देता हूं। दूसरी तहसील हो गई कौन सी? समालखा। तीसरा आपने नाम सुना हो, मतलोडा कह देते हैं, लेकिन इसका असली नाम मडलोडा है। ठीक है, मडलोडा यहां की तहसील है बेटे। चौथा मैं बात करूं पानीपत की तहसील और कौन सी रह गई भाई? इसराना। इसराना बेटे हरियाणा में 90 में से 17 रिजर्व सीट है विधानसभा में, और पानीपत की रिजर्व सीट कौन सी है? इसराना है, जहां से कांग्रेस के बलबीर सिंह या कह लो बलबीर वाल्मीकि फिलहाल विधायक हैं, है ना। इसके अलावा 5वीं और आखिरी तहसील रह गई है बेटे बापोली। ये लेटेस्ट जो आखिरी 5वीं तहसील बनी थी। किताबों में आपको 4 ही तहसील मिलेंगी, पर याद रखेंगे बापोली भी पानीपत की तहसील है। पानीपत में 5 तहसीलें हैं। और बापोली और एक शब्द आएगा बोहली, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। अमन नहीं बेटे, ये तहसील है। मैं पानीपत से ही संबंध रखता हूं, तो मुझे पता है, आप निश्चिंत रहो। अपने होम टाउन के बारे में तो सभी को पता होता है। जब पूरे हरियाणा को अच्छे से कवर कर लेता हूं, तो होम टाउन में कहां कसर छोड़ूंगा। ये बेसिक डाटा है, फटाफट से इसको नोट कर लो, शाबाश। एरिया पॉपुलेशन, हाँ बेटे एरिया पॉपुलेशन। एरिया पॉपुलेशन लिखना चाहो तो लिख लो। एरिया जो है 1268 वर्ग किलोमीटर है। वैसे तो सभी डाटा कम और ज्यादा वाले याद रखने हैं आपको, पर फिर भी आप कह रहे हो तो लिख लो 1268 वर्ग किलोमीटर है बेटे पानीपत, और 12,65,407 इसकी पॉपुलेशन थी। 12,65,407 इसकी पॉपुलेशन थी आखिरी जनगणना में। लिखना चाहो तो लिख लेना, वर्बली मैंने बोल दिया है। ये बेसिक डाटा है बेटे, फटाफट से इसको नोट करो और नोट करके कंफर्मेशन दो, ताकि हम आगे चल सके। बच्चे जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या है, साक्षरता दर है, लिंगानुपात है, जन पॉपुलेशन हो गया, एरिया हो गया, सब कुछ जितने भी डाटा है ना, ये आपको सबसे कम और सबसे ज्यादा याद रखने हैं। ठीक है, याद करने को तो सारे भी कर लो, लेकिन सबसे कम और सबसे ज्यादा ही याद रखने हैं, वही पूछे जाएंगे, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चला जाए आगे, चलो। ग्लोबल टेक्सटाइल हब, पहला उपनाम जो मैंने दिया है, मैं इसको कह रहा हूं ग्लोबल टेक्सटाइल हब। तो बेटे याद रखेंगे, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हाउस, सबसे ज्यादा
एक्सपोर्ट हाउस आपसे पूछे, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हाउस कहां पे है बेटे? पानीपत में। और ये भी लिख लेंगे कि इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्मी के, भारतीय सेना के, भारतीय सेना के 70 से 75% कंबल जो बनते हैं ना, आर्मी वाला कंबल देखना कभी, ब्लैक कलर का होता है, पतला सा दिखता है, लेकिन बेटे वो ऐसा कंबल होता है कि ठंड आर पार नहीं हो सकती, है ना। 70 से 75% कंबल पानीपत में बनते हैं। ग्लोबल टेक्सटाइल हब, देखना पानीपत में बनते हैं। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल हब ऑफ हरियाणा कहा था? पेट्रोकेमिकल हब ऑफ हरियाणा। तो पहले तो इस वर्ड केमिकल को ही हम डिफाइन करेंगे। बच्चे याद रखना, वर्ष 1978 1978 में आता है यहां पे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। जो यहां पे एक्चुअल नाम है ना, वो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, जिसको हम एनएफएल के नाम से जानते हैं यहां लोकल शहर में। लेकिन बच्चे 2 बार अभी तक इससे पेपर में क्वेश्चन आया है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और दोनों ही बार उन्होंने क्या कहा है? दोनों ही बार उन्होंने क्या कहा है? दोनों ही बार वो पूछते हैं कि एमोनियम नाइट्रेट प्लांट कहां है? एमोनियम नाइट्रेट प्लांट कहां है? तो बेटे फर्टिलाइजर, खाद, एमोनियम नाइट्रेट क्या है? खाद ही तो है। तो इसी के बारे में वो बात कर रहे थे। तो पेपर में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड भी आपसे कह सकता है, और ये भी कह सकता है कि एमोनियम नाइट्रेट प्लांट कहां पे है? एमोनियम नाइट्रेट प्लांट कहां पे है? तो पानीपत में है बेटे, गांव नांगलखेड़ी की जमीन पे ये बना हुआ है। गांव नांगलखेड़ी की जमीन पे बना है। वर्ष 1978 1978 में बना है आपका एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। हो सकता है अलग अलग किताबों में ईयर अलग अलग दिया हो, लेकिन बेटे मैं यहां मतलब बचपन की स्कूलिंग यहां हो चुकी है, एनएफएल स्कूल जो था, तो यहां पे पर्टिकुलरली विजिट करके जो ईयर ये लोग खुद मानते हैं ना, वो ईयर आपको दे रहा हूं। किताबों में अलग अलग आपको ईयर मिल सकते हैं। इसके अलावा बेटे लिखना, देखो थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट जो है पानीपत वाला, उसका नाम बीच में ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट कर दिया गया था, लेकिन आज के दिन उसका नाम क्या है? लिखना बेटे, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन यानी पीटीपीएस। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन यानी पीटीपीएस वर्ष 1979 1979 में बना है भाई। और इसकी जो कैपेसिटी है 8 यूनिट थी, अब सिर्फ 2 ही चालू है। और मैं कहूंगा 2 भी नाम की है, एक्चुअली तो एक ही चालू है, वो भी खत्म होने वाली है, डिसॉल्व होने वाली है। पर इसकी सैंक्शन जो कैपेसिटी है 1267.80 मेगावाट, 1267.80 मेगावाट। सिर्फ थर्मल्स की मैं बात करूं, सिर्फ थर्मल की, तो झज्जर के झाड़ली गांव में है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट 1500 मेगावाट। उसी गांव में महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट 1320 मेगावाट। हिसार के खेदड़ में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट 1200 मेगावाट। पानीपत वाला 1267.80 मेगावाट। गोरखपुर में परमाणु परियोजना है एकमात्र हरियाणा की 2800 मेगावाट। 700 के 4 हैं बेटे। एक पड़ता है आपका यमुनानगर में जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट, जो कि छोटू राम थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, तो पानीपत वाला कितना है? 1267.80 मेगावाट। और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल बोला था, तो पेट्रोल से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। तो मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं, आईओसीएल के नाम से आप पंप देखते हो, पेट्रोल पंप। आईओसीएल क्या होता है? वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पानीपत। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पानीपत, जिसको हम
जिसको हम पानीपत रिफाइनरी के नाम से भी जानते हैं, पानीपत रिफाइनरी के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखना चाहता है तो बेटे मैंने बता दिया था, ये गांव नांगलखेड़ी की जमीन पे है, ये गांव आसन कला की जमीन पे है। थर्मल पावर प्लांट जो है ना, गांव आसन कला की जमीन पे है। और एक्स्ट्रा जानना चाहो तो बेटे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, तो हरियाणा सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम भी कोई योगदान दें इसमें, भाई सेंटर हमारे लिए इतना कर रहा है। तो हरियाणा सरकार ने 1997 में एक अपनी यूनिट भी इंट्रोड्यूस कर दी, जिसको HPGCL की नाम से जाना जाता है, यानी हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से 97 में थर्मल में ही इंट्रोड्यूस करा गया। बात आती है पानीपत रिफाइनरी की, तो भाई ये तो आसन कला गांव की जमीन पे था और ये गांव बोहली की जमीन पे है। बेटे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं वर्ष 1997 आपको मार्क करना है। 1997 में पानीपत रिफाइनरी बनी है। और बेटे इसका गांव बार बार पूछा गया है, 3-4 बार पेपर में पूछा गया है। गांव बोहली की जमीन में, गांव बोहली में है पानीपत रिफाइनरी, जो पानीपत से करनाल की साइड नहर वाला रास्ता जाता है, जिसको हम करनाल बाईपास बोलते हैं पानीपत की तरफ से। बेटे वहां पे रास्ते में आता है ये बोहली गांव, और बोहली गांव की जमीन पे पड़ता है। वर्ष 1997 में बना है पानीपत रिफाइनरी। क्लियर? इथेनॉल संयंत्र कहां लगा है, वो भी पानीपत में लगा है। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद सलीके से भाई एक अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध आपसे पूछेगा। अल्ताफ हुसैन हाली, भाई हाली पार्क है पानीपत में ना, हाली पार्क है। अल्ताफ हुसैन हाली, आपको बता दूं कि आज तक भी उर्दू साहित्य का अवार्ड जो देती है हरियाणा सरकार, वो किसके नाम पे देती है? अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पे। काफी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि हाली अवार्ड जो होता है ना उर्दू साहित्य में है, अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पे है। तो अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध भी कहां से है बेटे? उर्दू साहित्य के ज्ञाता पानीपत से इनका संबंध है। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध भी कहां से है? पानीपत से इनका संबंध है। फटाफट से इसको नोट करो और फिर नेक्स्ट डाटा हम लिखते हैं। अमन कह रहा है इब्राहिम लोदी का मकबरा। जी बिल्कुल, अभी लिखेंगे, निश्चिंत रहना। राजीव चौक के बाद बाराखंबा रोड, समझदार हो आप तो, है ना? सारी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, जी लिखवा देता हूं। 1367, अच्छा, माफी चाहूंगा बेटे, बिल्कुल 1267 नहीं, वो देखो राजीव गांधी वाला बोल रहा था मैं, वो दिमाग में घूम रहा था, इसको करेक्ट कर लेना। 1367.80 है, बिल्कुल सही है बेटे। ये होता है, आप सभी को पता है भाई, ऑनलाइन 100 से ज्यादा बैच निकाल चुका हूं और अभी तक 1367 ही लिखवाया है। पर कई बार क्या होता है, वो सारे थर्मल पावर प्लांट बताने के चक्कर में 1200 वाला घूम रहा था दिमाग में, तो यहां 1267 ही लिखा गया है। चला जाए आगे। जी बिल्कुल, फेमस पर्सनैलिटी सारी हम लिखेंगे, निश्चिंत रहना। पहले इंपॉर्टेंट वाली सारी कवर कर रहे हैं बेटे। बूह अली शाह कलंदर का मकबरा है। बूह अली शाह, इसको डबल स्टार कर लेना, ये काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। बूह अली शाह कलंदर का मकबरा कहां पे है? जो पानीपत या आसपास से संबंध रखता है उसको बता दो ये क्या है भाई। जिसको आप कलंदर पीर कहते हो ना, वो बूह अली शाह कलंदर का मकबरा है। और कभी यदि हरियाणा के पेपर में ज्यादा डीप लेवल में चला जाए तो मैं आपको बता दूं, इनकी माता का नाम हाफिज जमाला और इनके पिता का नाम फरीखुद्दीन। उन दोनों का मकबरा भी
इनके मकबरे के प्रांगण यानी कैंपस में है। जो कलंदर पीर है ना, वहीं पे काफी सारे और भी मकबरे हैं जो इनके अनुयायियों के भी हैं, इनके दोस्तों के भी हैं, और इनके माता और इनके पिता के भी हैं। हाफिज जमाल और फरीकुद्दीन का मकबरा भी पानीपत में ही पड़ता है। क्लियर? स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी लिखवा दो ले बेटे, लिख ले। ये जिनके बारे में आप लिखना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज लिख लो। सबसे पहले मैं लिखवाऊंगा यहां पे नाम नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा का, नीरज चोपड़ा का संबंध बेटे पानीपत से है, पानीपत के खंडवा गांव से है। और बेटे फिर मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि साक्षी मलिक की डेट ऑफ बर्थ बार बार पूछी गई है, जो कि 2016 यानी रियो डे जेनेरियो ओलंपिक में सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, तो ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है। बाकी अचीवमेंट तो अगर मैं इनके गिनवाने लगूं, 2018 कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट है बेटे। 2018 में ESPN स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था इन्हें, सबसे बड़ी अचीवमेंट ओलंपिक से पहले तक की मैं कहूंगा। और बेटे अब सारी चीज एक तरफ हो गई है, याद रखेंगे टोक्यो 2020 ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में क्या है ये बेटे, जेवलिन थ्रो चैंपियन बने हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, स्वर्ण पदक हासिल करा है। टाटा XUV 700 स्पेशल एडिशन इनके लिए डिजाइन करा गया है महिंद्रा द्वारा है। काफी क्या नहीं मिला है, देखो देश के लिए, देश का नाम रोशन करा है। डेट ऑफ बर्थ इनकी जरूर याद रखना, DOB मैं कहना चाह रहा था। खंडा क्या है बेटे, खंडा गांव है इनका, खंडा इनका गांव है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है बेटे 24 दिसंबर 1997, 24 दिसंबर 1997 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये जरूर याद रखनी है, ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ जो डॉक्यूमेंट्स में होती है। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए का भाला बिका है ना। चलो अचीवमेंट याद रखनी है बेसिकली हमें। अब मैं एक नाम लिखना चाहूंगा, गगन नारंग। आप सभी को पता है गगन नारंग अपने समय में भाई कितना नाम रोशन करा है। एक टाइम होता था राज्यवर्धन राठौर और अभिनव बिंद्रा के बाद गगन नारंग ही नाम निकल के आया था, जब स्पोर्ट्स अचीवमेंट का अभाव था भारत में। तो पिस्टल शूटर है, और ये पानीपत के समालखा से इनका संबंध है। पानीपत के समालखा से इनका संबंध है, पानीपत के समालखा से इनका संबंध है। इसके अलावा बेटे एक नाम याद रखना है, नैना कनवल। आप सीनियर्स में आ गई हैं ये गुड़िया, और भाई इनका तो सरनेम भी वही है मेरे वाला। पानीपत के सुताना गांव से है, सुताना गांव से है, हिंद केसरी रह चुकी हैं। सुताना गांव, रेसलिंग की खिलाड़ी हैं, रेसलर हैं। और साथ ही साथ भाई एक तरफा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में नाम कमाने वाले भी, मतलब बेस्ट बॉक्सर वहां पे गई थी, टोटल सारी वेट कैटेगरीज को मिला के बेस्ट बॉक्सर गई थी। विंका नाम है, विंका बॉक्सर है, पानीपत के शिमला मुलाना गांव से। विंका बॉक्सर जो है पानीपत के शिमला मुलाना गांव से इनका संबंध है। ये शिमला जो है ना, ये गांव का नाम है बेटे। अच्छा आपसे ये भी पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा ने भाला कितनी दूर फेंका था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। याद रखेंगे 87.58 मीटर, 87.58 मीटर। भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, है ना। चलो ये स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। स्टेडियम भी लिखना चाहो तो यहां पे स्पेस है, मैं लिख देता हूं स्टेडियम भी। छत्रपति शिवाजी खेल स्टेडियम है पानीपत में, छत्रपति शिवाजी खेल परिसर या खेल स्टेडियम, जहां पे नीरज चोपड़ा ने अपने गेम की शुरुआत करी थी।
फटाफट से नोट कर दो बेटे। कर लिया है नोट, चलो चला जाए नेक्स्ट। थोड़ा सा ऐतिहासिक पहलू उठाया जाए, अब थोड़ा सा ऐतिहासिक पहलू उठाया जाए बेटे। देखो वैसे तो ये इतिहास में कवर कराऊंगा, पर एक रिव्यू ले रहा हूं भाई। पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो कब हुई है? पानीपत की पहली लड़ाई जो है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यहां पे डीप में डाटा नहीं करा रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि हरियाणा का इतिहास जब आपको कराऊंगा तब तीनों लड़ाइयों को गहराई में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बस फिलहाल इनकी डेट और इनसे इंपॉर्टेंट डाटा क्या बनते हैं वही चीजें हम याद रखेंगे बेटे। पानीपत की पहली लड़ाई के मुख्य बिंदु याद रखने हैं सिर्फ। कब हुई थी बेटे? 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी बेटे? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और इसी पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो HSSC या हरियाणा की सभी कमीशन मानती है कि पानीपत की पहली लड़ाई में ही, पानीपत की पहली लड़ाई में ही देश में पहली बार, यानी भारत में पहली बार, देश में पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ। कैनन्स एंड पाउडर का इस्तेमाल, जो है तोपों का इस्तेमाल हुआ। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, आपको बता दूं कि करा किसने था? बाबर ने करा है इस्तेमाल। बाबर के दो विश्वसनीय तोपची थे जिनका नाम था मुस्तफा खान और उस्ताद अली। उन्होंने, या बाबर ने पहली बार तोपों का इस्तेमाल करा। हालांकि ये सच्चाई नहीं है बेटे, मैं आपको बता दूं, ये बाबर का भारत पे 5वां अटैक था। पहला अटैक करा था उसने बाजौर के भेरागढ़ के किले पे वर्ष 1519 में, और बच्चे उसी समय, उसी अटैक में उसने तोपों का इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन HSSC हमें ऐसा कहती है कि ये सत्य है, तो मान लेना यही सत्य है। क्लियर? उसके बाद 3 अटैक उसने कश्मीर और सिंध पे भी करे। ये बाबर का भारत पे 5वां अटैक था। इसके अलावा अब हारा है इसमें इब्राहिम लोदी, तो मारा गया है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा आपसे पूछे, टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी का मकबरा, या फिर आपको बोले बहलोल लोदी का मकबरा, दोनों ही कहां पे है? दोनों ही कहां पे है बेटे? पानीपत में। ठीक है। इसके बाद पानीपत की लड़ाई जो है ना, लगभग नामुमकिन सी जीत थी बाबर की। तुलगमा युद्ध नीति और तोपों के इस्तेमाल की वजह से वो जीत पाया था। तो बेटे उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत की खुशी में और अपनी पत्नी की याद में क्या बनवाया था बेटे? 3 चीजें बनाई थी, याद रखें। इसकी पत्नी का नाम था मुसम्मत काबुली। तो काबुली बाग, काबुली मस्जिद, या फिर काबुली महल कहां पे है? पानीपत में। ये तीनों चीजें पानीपत में बेटे। आपसे पूछे कि बागबानी का शौकीन मुगल शासक कौन था? SSC प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो कौन था बेटे? बाबर था।
ढोल नगाड़ों का शौकीन मुगल शासक अपनी हर जीत के बाद बड़ा जश्न मनाता था। ढोल नगाड़ों का शौकीन मुगल शासक भी कौन था बेटे? बाबर था। ये चीजें आपको याद रखनी है पानीपत की पहली लड़ाई से। और पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। बाबर का बड़ा बेटा जो था हुमायूं, उसने सबसे ज्यादा सहयोग दिया था। 4 बेटे थे बाबर के, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो बाबर सबसे बड़ा और सबसे नजदीकी बेटा था। सॉरी, हुमायूं सबसे बड़ा और सबसे नजदीकी बेटा था बाबर का। ये थी पानीपत की पहली लड़ाई से चीजें। पानीपत की दूसरी लड़ाई से क्या याद रखना है? पानीपत की दूसरी लड़ाई यानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, इससे हमें क्या याद रखना है? देखिएगा, पहले तो ये हुई कब है? 5 नवंबर 1556 को ये लड़ाई हुई है। किस किस के बीच में हुई है? अकबर और हेमू के बीच में हुई है। हेमू ने दिल्ली जाके देखा कि दिल्ली की गद्दी पे कोई भी नहीं बैठा है, तो अपने आप को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। कब? 7 अक्टूबर 1556 को। हुमायूं जो है शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मर गए थे, जो अकबर के पिता थे। तो बेटे जैसे ही वो मरे तो हेमू ने अपने आप को दिल्ली जाके वहां का शासक घोषित कर दिया। और जैसे ये बात पता लगी है पंजाब में बैरम खान को, जो कि हुमायूं का सेनापति था और अकबर को उसके संरक्षण में छोड़ रखा था पंजाब में, तुरंत ही अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया पंजाब में। और भाई फिर वापस दिल्ली की गद्दी हथियाने के लिए युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच में। लेकिन वास्तविकता यह है, अकबर उस समय बहुत कम उम्र के थे, सिर्फ 14 साल के आसपास थे। तो ये जो लड़ाई है ये वास्तविकता में बैरम खान और हेमू के बीच लड़ी गई है। ठीक है, और इसमें जीत किसकी हुई है? हेमू की मृत्यु हो गई है और अकबर या बैरम खान की यहां पे जीत होती है। बेटे अकबर से सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि अकबर ने ना एक धर्म चलाया था। अकबर ने एक धर्म चलाया था। उस धर्म का नाम क्या था बेटे? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। और एकमात्र हिंदू जिसने इसको अपनाया था, इस धर्म को, एकमात्र हिंदू जिसने इसको अपनाया था वो था बेटे बीरबल। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन जब एसएससी ने पूछा था कि एकमात्र हिंदू जिसने दीन ए इलाही को अपनाया, तो बीरबल ऑप्शन में नहीं दिया था। तो बेटे बीरबल का असली नाम क्या है? महेश दास, और यही ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा देखिएगा, इस लड़ाई से हमें क्या याद रखना है भाई? हेमू का मकबरा पूछा जाता है। हेमू का मकबरा, कुछ शिक्षक या किताबें आपको कहेंगे कि हेमू का मकबरा तो है ही नहीं, हेमू तो हिंदू व्यक्ति था। हेमू कौन था बेटे? रेवाड़ी का नमक व्यापारी था या मसाला व्यापारी था। तो हेमू का मकबरा कहां पे है? हेमू का मकबरा पानीपत के शोदापुर में है, याद रखना। पानीपत के शोदापुर में हेमू का मकबरा है बेटे। कुछ लोग कहते हैं कि यह हेमू की समाधि है। ये 2 मान्यताएं हैं भाई। देखो, हेमू के जो मुस्लिम फॉलोअर्स थे उन्होंने ये मकबरा बनवा दिया था हेमू का। अदरवाइज कभी भी क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं करा जाएगा कि हेमू का मकबरा है या समाधि है। आपको यही बोला जाएगा कि हेमू का मकबरा कहां पे है या फिर हेमू की समाधि कहां पे है। तो दोनों ही केस में आप क्या बोलोगे? पानीपत के शोदापुर में है। क्लियर है यहां तक? चला जाए तीसरी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई कहां पे हुई? पहले तो यही मुद्दा है। और कब हुई बेटे? मकर संक्रांति के दिन हुई, 14 जनवरी 1761। और अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए थे पानीपत की तीसरी लड़ाई में। लेकिन जगह पूछी जाएगी बार बार कि ये कहां पे हुई? पानीपत के काला अंब में।
पानीपत के काला अंब में। और अभी जो स्टाफ नर्स का पेपर गया है उसमें पूछी गई है स्थान की काला अंब कहां पे है, तो पानीपत में है बेटे। कुछ समय पहले ही ये बता दूं, महाराष्ट्र के सीएम ने, स्टार कर रहा हूं, महाराष्ट्र के सीएम ने काला अंब को बेहतर बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए हैं बेटे, 2 करोड़ रुपए दिए। महाराष्ट्र के सीएम ने। क्लियर है, मराठे इसमें हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली, ये सिर्फ अहम की लड़ाई थी, लेकिन याद रखेंगे देखो मराठे आए कहां से हैं हरियाणा में भाई। 15 अक्टूबर 1754 को मुगल बादशाह आलमगीर ने मराठों को सिर्फ कुरुक्षेत्र वाला एरिया जागीर या भेंट में दे दिया था। ठीक है, तो धीरे धीरे आसपास के जो जिले थे या पूरा हरियाणा लगा लो भाई, मराठों ने कब्जा लिया था और मराठों के अधीन ही था हरियाणा इस फेज में। ये अहम की लड़ाई थी। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली चला गया था, लेकिन इसके बाद भी मराठों के ही अधीन था पूरा हरियाणा, जो कि उन्होंने 1803 में गांव सूरजी अंजन की संधि के तहत अंग्रेजों को बेचा था। यानी तब तक पूरा हरियाणा जो है किसके अधीन रहेगा, मराठों के ही अधीन रहेगा। क्लियर है? चलो इसको फटाफट से यहां तक नोट करो, फिर अच्छा सा जेन्युइन सा डाटा बचा हुआ लिखते हैं। एक जगह है पानीपत से करनाल की साइड चलोगे ना, एक गांव है बाबरपुर। वहां बाबर की सेना ने पानीपत के युद्ध के समय डेरा डाला था, तो वो बाबरपुर बन गया है ना। कोस मीनारे हैं शेरशाह सूरी मार्ग पे, 2-2 कोस की दूरी पे। चलो इतनी डेप्थ में हमें जाना नहीं है। हां, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद पानीपत की एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटे, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठों ने पानीपत में देवी तालाब मंदिर का निर्माण करवाया। देखना, देवी तालाब मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया बच्चे? मराठों ने। डिस्ट्रिक्ट को डेप्थ में, ताकि चीजें इससे बाहर बचे ही ना। इतने गहराई में लेके चल रहा हूं, नहीं तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट 20 मिनट में भी खत्म करा सकता हूं बेटे, बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कराई जाए तो। लेकिन सलीके से किसी चीज को पढ़ना, तरीके से पढ़ना, वो चीज अलग आ जाती है, और उसी तरीके से हम इसको कवर कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, फटाफट से नोट कर दो और फिर आगे चलते हैं। कर लिया नोट? चलो फिर इसके बाद लिखना भाई, आपसे पूछेगा भाई पाथरी वाली माता का मेला लगता है, वो एक्चुअली है क्या चीज? आप एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछेगा यक्ष युधिष्ठिर संवाद कहां पे हुआ था? यक्ष युधिष्ठिर संवाद कहां पर हुआ? पाथरी गांव में भाई,
सीख पाथरी भी इकट्ठा दे सकता है, या फिर पाथरी भी आपको कह सकता है। गांव का नाम है। यक्ष युद्धस्त्र संवाद आपसे पूछेगा सीख पाथरी गांव पानीपत में। एक चीज और है बेटे, सलारगंज गेट, यदि आपने सुना हो सलारगंज गेट। ये क्या है? हैदराबाद के निजाम थे एक, नवाब सादिक, उनके दोस्त भी थे नवाब साहिब, और नवाब साहिब के फॉलोअर भी थे नवाब सादिक, यानी उसको उनको काफी मानते भी थे। तो सलारगंज गेट जो है, बस स्टैंड के पीछे वाली साइड से यदि आप पालिका बाजार में घुसने लगो तो सलारगंज गेट आता है बड़ा सा। तो सलारगंज गेट जो है, नवाब सादिक ने नवाब सादिक ने नवाब साहिब की याद में बनवाया, नवाब साहिब की याद में बनवाया। और दोनों ही कौन थे बेटे? हैदराबाद के निजाम थे बेटे, हैदराबाद के निजाम थे। नवाब सादिक ने नवाब साहिब की याद में बनवाया है सलारगंज गेट, है ना। इसके अलावा एक योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है बेटे, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये 22 जनवरी 2015 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हुड्डा ग्राउंड से अनाउंस करी गई थी। कौन आए थे इस दिन यहां पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्लियर? इसकी ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा, ब्रांड एम्बेसडर कौन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की? ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पूरे हरियाणा की साक्षी मलिक है बेटे। साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। शुरू में माधुरी दीक्षित को बनाया गया था, ठीक है, साक्षी मलिक है फिलहाल। और बेटे इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है प्रीवियस ईयर में, तो दोबारा पूछ ले तो मार्क कर देना 3 सितंबर 1992, ठीक है, साक्षी मलिक की डेट ऑफ बर्थ। हो सकता है आप कभी पढ़ो कि अनु कुमारी है, कभी मानुषी चिल्लर है, वही ब्रांड एम्बेसडर। याद रखना वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की है। जैसे अनु कुमारी यूपीएससी सेकंड टॉपर 2017 की, वो सोनीपत जिले की ब्रांड एम्बेसडर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। उस समय की यानी पिछले प्लान की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन जी ने उन्हें बनाया था। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग है, लेकिन मैंने ये संपूर्ण हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर यहां पे लिखवाया है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस योजना का नाम बदल दिया गया है आज के दिन। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है बेटे, नया नाम क्या है? इस योजना का नया नाम क्या है? इस योजना का नया नाम है बेटे बदलाव। बदलाव, बदलाव का मतलब क्या है? बेटी आपकी, बेटी आपकी धन लक्ष्मी, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ये फुल फॉर्म है बेटे। बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ये फुल फॉर्म है बदलाव की। क्लियर? ये इस योजना का नया नाम है। क्लियर है? यहां तक फटाफट से नोट करो। और एक लास्ट स्लाइड बची है और इसको अब कंप्लीट कर लेते हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट को। कर लिया है नोट?
चलो कुछ करंट जो है इसके बोल के बता देता हूं। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट जो हुआ था ना, उसके जो ट्रायल्स थे, यानी जो अपराधी माने जा रहे थे, उन्हें सजा नहीं हुई तो अपराधी नहीं है वो, पर उन्हें एनआईए कोर्ट ने रिहा कर दिया है सबूतों के अभाव में। ठीक है, तो उसके अलावा एक बेटे याद रखेंगे 8 मार्च को ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, तो उस मौके पे 8 मार्च 2019 को 8 मार्च 2019 को 8 मार्च 2019 को यहां पे पानीपत में एक पिंक मैराथन ऑर्गेनाइज कराई गई बेटे, पिंक मैराथन ऑर्गेनाइज कराई गई। पिंक शब्द का मतलब ही क्या होता है बेटे, महिला से रिलेटेड। जैसे पिंक पुलिस स्टेशन है, महिला पुलिस थाने है, तो पिंक मैराथन ऑर्गेनाइज कराई गई। इसमें इस पिंक मैराथन में बेटे 55,000 महिलाओं ने भाग लिया है, 55,000 महिलाओं ने। तो ये क्या है, ये क्या अलग है भाई, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या है ये, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इससे पहले किसी भी एक मैराथन में नंबर ऑफ विमेन जो भाग लिया गया था वो सबसे ज्यादा था, जापान के नाम 12,000 महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन पानीपत में 55,000 महिलाओं ने भाग लिया है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा फर्स्ट इको फ्रेंडली जेल, फर्स्ट इको फ्रेंडली जेल जो है पानीपत की जेल को अवार्ड मिला है। ऐसा क्यों है आप सभी को बता दूं। इसका अर्थ ये नहीं है यहां घूमने उमने चले जाओ, इसका अर्थ सिर्फ इतना है भाई, यहां पे जो बिजली है ना, ये जेल की पूरी बिजली की खपत है वो यहीं से पूरी हो जाती है। बहुत बड़ा एक सोलर यहां पे पैनल फिट करे गए हैं, बहुत बड़ी सोलर प्रोजेक्ट आया है, तो जेल की बिजली की खपत जेल से ही पूरी हो जाती है। इसीलिए पानीपत की जेल जो है पहली इको फ्रेंडली जेल का दर्जा मिला है। इसके अलावा पानीपत की मुख्य फसलें लिख लो बेटे, मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। गेहूं है, धान है यानी चावल है, लिख लो गेहूं, धान। इसके अलावा गन्ना है, 1956 में बनी है पानीपत शुगर मिल। हरियाणा के अंदर कुल शुगर मिल की संख्या 11 है बेटे, जिनमें से 10 शुगर मिल कॉरपोरेशन के अंडर आती है, करनाल में असंध वाली हाफेड के अंदर आती है, अंडर आती है। ठीक है, और इन तीनों फसलों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे सब्जी। पानीपत को ना सब्जियों की पैदावार के लिए कई बार अवार्ड मिल चुका है। मैं कह रहा हूं पानीपत की सबसे मुख्य फसल है सब्जियां। आपको बोले सब्जियों की पैदावार के लिए हरियाणा में कौन सा जिला नंबर 1 है, तो पानीपत मार्क कर देना। क्लियर। इसके अलावा मुख्य खनिज पूछ ले, वैसे तो भाई पहाड़ी एरिया में मिलते हैं, महेंद्रगढ़ हो गया, गुरुग्राम हो गया, इधर अंबाला साइड हो गया, लेकिन पानीपत का याद रखना सल्फर यानी गंधक, ये काफी बार पूछा गया है। सिर्फ एक ये याद रखना है, गंधक कहां पे मिलता है, सल्फर कहां पे मिलता है बेटे, तो सल्फर जो है वो पानीपत में मिलता है, सल्फर पानीपत में मिलता है। इसके अलावा आपको कह दे कि नेशनल हाईवे पानीपत से कौन कौन से जाते हैं, तो पानीपत में आप सभी को पता है NH-44 नेशनल हाईवे जाता है। अच्छा, 907 907 पानीपत से रोहतक वाला है बेटे। यहां स्टार करके एक चीज लिखने बहुत जरूरी है, और ये डबल स्टार करके लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पानीपत का जो पुल है ना, वो हरियाणा का सबसे लंबा पुल है। पानीपत का जो पुल है जो NH-44 पे बना है, वो सबसे लंबा पुल है, 7 किलोमीटर लंबा है बेटे। पानीपत का पुल हरियाणा का सबसे लंबा पुल है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा रह गई बाउंड्रीज यानी सीमाएं। बाउंड्रीज यानी सीमाएं पानीपत की कहां कहां टच होती हैं, तो राज्य की मैं बात करूं
तो राज्य की मैं बात करूं तो बेटे उत्तर प्रदेश यानी यूपी से टच होती है। उसके अलावा दिल्ली साइड रुक करें तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से टच होती है, इस तरफ करनाल डिस्ट्रिक्ट से टच होती है ना, और भाई तीसरी तरफ जींद डिस्ट्रिक्ट से टच होती है। ये वो 4 जगह हैं, यानी 3 जिले और 1 राज्य जो चारों तरफ फैले हुए हैं। क्लियर है बच्चे? ये था अपना पानीपत, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक नया टॉपिक करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक कोई डाउट आप सभी को नहीं बचा होगा। इस वीडियो को पेशेंटली देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, हंसते रहें और पेपर की तैयारी करते रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।